गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सिलेबस है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और हम फोकस करेंगे सिर्फ जनरल स्टडीज़ को। देखिए 80 क्वेश्चन जो आने हैं वो एग्रीकल्चर से आने हैं और 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ से आने हैं। तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए फॉर्म है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो हमें लग रहा है यहाँ पर जितने भी फॉर्म डाले हैं वो सीरियस हैं थोड़ा तैयारी के लिए। सबका एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फाइट आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर जीएस स्ट्रांग कर लेते हैं, ठीक है, आप सोचिए आपकी कमांड 40 क्वेश्चंस पर है। अगर आपकी कमांड 40 क्वेश्चंस पर है तो आप सोच लीजिए आपकी कमांड जो है पूरे प्रीलिम्स पर है, क्योंकि आप जीएस जो जिसका स्ट्रांग होगा वही जो है यहाँ झंडे गाड़ेगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने पड़ेंगे, 40 पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो आपका सब्जेक्ट है। टाइम पास में एग्रीकल्चर पढ़िए, आराम से एग्रीकल्चर तो खूब पढ़िए, एग्रीकल्चर में किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यहाँ है जो 40 क्वेश्चंस हमारे हैं, ठीक है। ये 40 क्वेश्चंस अगर आपको तैयार हो जाते हैं तो कोई आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उधर आप जो है सब हर कोई जो है 50-60 पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है लगभग कर लेंगे, लेकिन इधर 40 में जो कोई 30 कर लिया, 25 कर लिया, 30 कर लिया, उसी का जो है कल्याण हो जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेबस पहले मैं पूरा डिस्कशन कर दूं, उसके आगे आपको क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट में, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन है और उसके अंदर क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा आज, ठीक है। तो आपको पहली सब्जेक्ट जो दिख रही है वो दिख रही है सामान्य विज्ञान, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट आपको दिख रही है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के बाद में जो मॉडर्न इतिहास है उसी को इन्होंने दोबारा मेंशन किया है, उसी का एक पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको फोकस कस के करना है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की अगर आप बात करें तो उसमें जो जो है आपका 22 भाग हैं, ठीक है। उसके अलावा 395 आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा जो जो नए संशोधन करके आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ हैं, इनके बारे में आपको विधिवत जानकारी पूरी मिलेगी। पॉलिटी से आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार आपका तीसरा जो चौथा टॉपिक दिया हुआ है। तो भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार की अगर आप बात करें तो भारतीय कृषि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम है आपका तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। वाणिज्य एवं व्यापार में जहां आपको दिक्कतें होंगी, जहां मुझे लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है जो एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो इसीलिए जहां भी आपको दिक्कत लगेगी वाणिज्य एवं व्यापार में, मुझे लगता है जो एग्रीकल्चर में आप नहीं पढ़ते हैं उसको मैं बिल्कुल करवा दूंगा आपका, ठीक है। उसके बाद भारत उत्तर प्रदेश भूगोल और संसाधन लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन एंड यूपी आपको फोकस इसमें कहाँ करना है, उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में जिस जिस टॉपिक को आप कवर करेंगे उसमें मैं लास्ट में आपका यूपी में उसमें जो फोकस चीज़ें होंगी उनको सबको मैं मेंशन करवाऊंगा। उसके अलावा अलग से उत्तर प्रदेश में जो जो संसाधन पाए जाते हैं, जो जो नदियाँ पाई जाती हैं, कहाँ से कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, इनके बारे में विधिवत जानकारी आपको पूरी पूरी उत्तर प्रदेश की मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की, यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका आना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को आपको एकदम डिटेल में मैं बता दूंगा। अब पहली बात तो 6 महीने का करंट अफेयर आपका अभी से आप पढ़ना तैयार कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए एकदम। जो आपका न्यूज़पेपर है, रेगुलर न्यूज़पेपर आप पढ़ने लगिए। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर आपका है, मैं हर सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा मैं सब्जेक्ट के साथ ही कवर करूँगा। उसके अलावा जो भी आपका करंट अफेयर रहेगा उसके लिए मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा जो आपको आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें अगर आप, तो लॉजिक रीजनिंग जो है आप खुद से मेंशन कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत का काम नहीं है, आप खुद से तैयारी आराम से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो जो यूपी की कलाएं हैं, डांस फॉर्म्स हैं, जो जो आपका यूपी स्पेशल में आता है, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आपका, एक वीडियो में आपका पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर दूंगा मैं। इसके अलावा प्रारंभिक गणित कक्षा 8th लेवल की आनी है, ठीक है। कक्षा 8th लेवल की जो प्रारंभिक गणित आनी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हर कोई जो है 8th लेवल का लगा लेगा। और जिनको मैथ से हमेशा प्रॉब्लम ही रही है उनको भैया मैं 2 महीने चाहे जितना पढ़ा लूँ, मैथ आपको आ नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप खुद से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए मैथ में। इसके अलावा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की अगर हम बात करें, पारिस्थितिकी पर्यावरण आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये जीएस का भी पार्ट है, दूसरी बात आपका एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, मेंस में भी आपके आना है, तो इसको मैं एकदम ब्रीफ पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको, इसको एकदम उसमें पारंगत हो जाएंगे, ठीक है। अब एक एक सब्जेक्ट को हम देख लें उसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। तो अगर इसमें आप देखेंगे पहला आपको दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान में आप अध्ययन करेंगे किसका, अंतरिक्ष
तकनीकी का। सबसे पहले देखिए, जो सामान्य फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, कार्य है और बल है, ये सारी चीज़ें जो है हर कोई पढ़ा होता है। इससे क्वेश्चन अब जो है पीसीएस वगैरह में ना के बराबर आते हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस पैटर्न देखा जाए पीसीएस का, जैसे वो क्वेश्चन बना रहा है उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सामान्य विज्ञान, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से जो है कल्याण हो जाएगा। तो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पेस टेक में आपको विधिवत पढ़ा दूंगा एकदम, कौन कौन सी सैटेलाइट कब लॉन्च हुई, मंगलयान, चंद्रयान और चंद्रयान 2, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो जो आप इसरो जो परियोजनाएं चला रहा है नई नई, लॉन्च व्हीकल कितने प्रकार के होते हैं, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका उपयोग है, कैसे उनको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे दी जाएगी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अलावा तरंग्स आपको पढ़नी है, वेव्स, ठीक है। वेव्स हमारी दो तरीके की हैं, आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जो जो आपको पढ़ना है डिटेल से हम पढ़ा देंगे। मैकेनिकल वेव में जैसे ध्वनि तरंगे हैं, इस टाइप की जो जो तरंगे आती हैं उनके बारे में आपको विधिवत जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी एक्स रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं, ठीक है, विजिबल रेज भी हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे कभी तो विबग्योर पढ़ते होंगे खूब, ठीक है, तो वो सारे कलर्स वाला। उसके अलावा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारा हमारा किस में आता है, ये सारी हमारी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसके बाद अगर हम बात करें प्रकाशिकी की, तो प्रकाशिकी में आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इनके बारे में जो है हमेशा स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसके बारे में आपको एकदम विधिवत में जानकारी दूंगा। इसके एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। आपको एग्जाम्पल देखेंगे, आंसर लगाएंगे, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी की अगर बात करें, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको विधिवत जानकारी दूंगा, कौन सी मिसाइल कैसे लॉन्च होती है, कैसे क्या है, जो जो डीआरडीओ हमारा नई नई परियोजनाएं बना रहा है, नई नई मिसाइल्स बना रहा है, नए नए औजार बना रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बात करें अगर हम जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक में आप पढ़ते रहे हैं, पहले से पढ़ते रहे हैं, ठीक है, बायोटेक, तो उसके बारे में जो जो डिटेल्स आपको नहीं पढ़े होंगे, हमें जो लगता है कि बायोटेक में आप एग्रीकल्चर में नहीं पढ़े हैं, उनको मैं आगे कवर करवा दूंगा। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात अगर आप करें तो हेल्थ सेक्टर में कौन सा रोग इस समय कौन सा फैला है, जैसे कोरोना तो खैर वैश्विक महामारी, उसके बारे में तो आपको डिटेल में चर्चा करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो जो हमारे जैसे चिमकी बुखार है, जीका वायरस है, निपाह वायरस है, ठीक है, जो जो हमारे फैले, बर्ड फ्लू अभी फैल रहा है, तो इन सब के बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी स्वास्थ्य में। पाचन तंत्र की अगर बात करें तो आप ह्यूमन, जो हमारा पाचन तंत्र है मानव का, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी, मानव श्वसन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे डिटेल में, कहाँ से श्वसन स्टार्ट होता है, किस किस स्टेज में जाके क्या क्या ऐड होता है, मतलब पूरा ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल कैसे काम करता है, आपका यहाँ भी काम आएगा, और इसके अलावा प्लांट्स में भी आपका पूरा श्वसन तंत्र काम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स वाला पोर्सन और जोड़ा जाएगा। ग्लैंड्स अक्सर पूछ लेता है, तो कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, इनका क्या काम होता है, ठीक है, इनके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। सामान्य विज्ञान के इतना टॉपिक आपको हम कवर करवा देंगे। इसके अलावा अगर भारत के इतिहास की बात करें, ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास आप देखे हैं, तो प्राचीन भारत इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत है, एक मध्यकालीन भारत है और एक हमारा आधुनिक भारत है, ठीक है। तो एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न आपको तीनों पढ़ने हैं। एंशिएंट मिडुअल का पोर्शन जो है क्वेश्चंस बहुत कम उठेंगे, मॉडर्न के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मॉडर्न को उन्होंने 2 बार मेंशन किया हुआ है। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी हमारा मॉडर्न का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसको हमें फोकस करना है। प्राचीन कालीन इतिहास की अगर बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल आपको सबसे पहले पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल मतलब जब, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास के पहले का काल, ठीक है, यानी इतिहास शुरू करने से पहले, इतिहास के पहले तो जान लो क्या था, ठीक है। तो इतिहास के पहले का काल अगर आपको जानना है तो वो हमारा जो है हमारे पास लिखित में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, रिटन में उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम जो है उसमें जो है तब के कोई औजार हैं, कोई हथियार हैं, कोई भी वस्तुएं जो मिल गई हैं, उनके आधार पर हम उसके बारे में जानकारी अपनी इकट्ठा करते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। इसके तहत पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे आपको अध्ययन करने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। 6th सेंचुरी BC में एक सभ्यता डेवलप हो गई। सोचिए आप, एक से एक घर, इमारतें बनने लगी, ठीक है, उस टाइम पर। तो उस टाइम की सभ्यता जो कैसी थी, कहाँ पर कैसे लोग काम करते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या उनका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके अलावा वैदिक काल आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे वैदिक सभ्यता आई, कैसे आर्य जो है भारत में निवास की, और उसके बाद में इन्होंने ऋग्वेद का निर्माण किया। ऋग्वेद में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पूरा बताया जाएगा। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 जो वेद हमारे बनाए गए उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम बेसिस से, उनको आपको कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में आप पढ़ेंगे। जो मौर्य काल हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया, उसके बाद में कैसे पूरा साम्राज्य उन्होंने इतना बड़ा खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ये सब आते
बढ़ाते गए, इन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद मौर्योत्तर काल आएगा, जब मौर्य वंश समाप्त हुआ, बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जब वो समाप्त हो गए तो उसके बाद में मौर्योत्तर काल आया। कई मौर्य काल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा मौर्य राज्य, तो तब जो है मौर्योत्तर काल आ गया। ठीक है, मौर्योत्तर काल, उसके में छोटे छोटे राजा क्या किए, कैसे किए, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मौर्योत्तर काल में मिल जाएगी। उसके बाद गुप्त काल आएगा, श्रीगुप्त ने जो है गुप्त काल की स्थापना की। उसके बाद जो है गुप्त काल में जो इंपॉर्टेंट राजा आते गए, उनके कार्य कैसे रहे, कैसे उन्होंने जो है अपनी व्यवस्थाएं की, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। गुप्तोत्तर काल में कैसे जो है विदेशी लोग जैसे यूनानी और ईरानी कैसे भारत आए, उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में आपको जानकारी पूरी कराई जाएगी। ठीक है, इसके आगे अगर बात करेंगे मध्यकालीन भारत की अगर बात करेंगे तो प्रारंभिक मध्यकाल। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल मतलब मध्यकाल शुरू होने से प्री मेडुअल, मतलब जब मेडुअल हमारा तब स्टार्ट हुआ था जब इस्लामिक आक्रमण से स्टार्ट हुए थे भारत में, उससे पहले क्या कंडीशंस थी। ठीक है, कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कैसे जो है सारे काम हुए, उन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण होंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक टॉपिक मिस हो गया है, दिल्ली सल्तनत आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद सूफी एवं भक्ति आंदोलन आप पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे दिल्ली सल्तनत के बाद जो है सूफी एवं भक्ति आंदोलन चलाए गए, सुधार किए गए। उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो छोटे छोटे साम्राज्य आपको पढ़ने हैं दक्षिण भारत के। उसके बाद मुगल साम्राज्य आप विधिवत पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का आपको अध्ययन करना है मध्यकालीन भारत में। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे आधुनिक भारत की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यूरोपियंस का आगमन आप सबसे पहले पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन कौन यूरोपीय आए, सबसे पहले पुर्तगाली आया। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं वास्को डी गामा को, जो भारत सबसे पहले आया था समुद्री मार्ग से। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए। ठीक है, फिर ठीक ऐसे जो है क्रम आप याद करेंगे, कैसे कैसे आए, कौन कौन से राजा से उनका युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधियाँ हुई, इन सब के बारे में आप जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। मराठा साम्राज्य को आप पूरा जानेंगे, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ तक जो है जो वहाँ के शासक थे उनका शासन धीरे धीरे खत्म हुआ, कैसे पेशवा जो है यानी जो प्रधानमंत्री उनका बनाया गया था, उसके हाथ में पावर्स चली गई, कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। मैसूर राज्य, कैसे हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की, कैसे टीपू सुल्तान ने उसको चलाया, अंग्रेजों को कैसे उनके साथ 4 युद्ध किए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, सिख साम्राज्य जो है धीरे धीरे आपको पूरा समझा दिया जाएगा, सिख साम्राज्य कैसे बना और कैसे जो है यहाँ पर जो है ब्रिटिश की इन्होंने नाकुच ने कैसे चबाए सिख साम्राज्य ने, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बंगाल और अवध के नवाबों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, बंगाल में आप बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ेंगे, जैसे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, सब आपका बंगाल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अवध में जो बक्सर का युद्ध था, अवध के नवाब भी उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद ऐसे जो है उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन आप पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के बाद में 1857 की क्रांति के पूर्व के विद्रोह आप पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है पहला विद्रोह नहीं था, इससे पहले बहुत छोटे छोटे स्तरों पर, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में स्तरों पर जो है बड़े बड़े स्तरों पर पहले विद्रोह हुए थे, लेकिन एक बहुत बृहद विद्रोह जो है 1857 के रूप में हमारा उपज कर जो है सामने आया ब्रिटिशर्स से, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स को एक बार उखाड़ फेंकने की क्षमता थी, अगर सही जो है चीज़ें मिल जाती उस टाइम पर, जो है एकता रहती अगर, या फिर और जो भी कमियां रही थी इनको जो है हम डिटेल में जब 1857 का विद्रोह पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों, क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेज भारत में रह गए। ठीक है, वैसे तो 1857 की क्रांति इतने भयावह थी कि उसी टाइम जो है अंग्रेज छोड़ के भाग गए होते 100 साल पहले ही। ठीक है, अगर स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें, इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसको हम अलग से मेंशन किया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 4 चरणों में, उदारवादी योजना, उग्रवादी योजना, क्रांतिकारी योजना और गांधीवादी योजना। ठीक है, चारों चरण आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम जब पढ़ते हैं तो बांट के इनको 3 भागों में पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं असंगठित काल। ठीक है, 1885 जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले के काल को हम बोलते हैं असंगठित काल। ठीक है, जब एक संगठन बन गया हमारा कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारा 1885 में बन गया, तब से हमारा ये हो गया संगठित। ठीक है, संगठित आंदोलन हमने चलाया। ठीक, संगठित आंदोलन के बाद गांधी जी का जब एंटर हुआ 1915 में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए, तब जो है उसके बाद में गांधी जी ने जो है अपनी विचारधारा को यहाँ पर सम्मिश्रित कर दिया, तब से गांधीवादी योजना जो है बन गया, गांधीवादी काल ये हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे अगर बात करें हम, अगला सब्जेक्ट हमारा जो है भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति के बारे में यह है पूरा। तो भारतीय संविधान अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का विकास, यहाँ आप देखेंगे अर्थशास्त्र की बात है। ठीक है, तो भारतीय संविधान एवं अर्थशास्त्र में अगर संस्कृति की बात करेंगे अगर, तो भारतीय संविधान में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, संविधान का विकास पढ़ना है,
प्रस्तावना पढ़ना है, नागरिकता और मूल अधिकार पढ़ने हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य पढ़ने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी पढ़ना है, संघ सरकार में आपका जो भी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। राज्यों की सरकार में राज्यपाल है, ठीक है, उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। न्यायपालिका में कैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है हमारी अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पूरी व्यू दिया जाएगा, ओवरव्यू दिया जाएगा, कैसे कैसे जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, कैसे जजों की नियुक्ति होती है, कैसे जज पदच्युत होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको मैं अलग से मेंशन करवा दूंगा। वैसे तो इन टॉपिक्स के जो जैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इन सब के आर्टिकल्स तो मैं साथ में लेकर चलूँगा, लेकिन इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं अगर वो रह जा रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनके बारे में आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा, उसके बारे में आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो करंट अफेयर में जो इकोनॉमिक्स की हमारी कंडीशन होगी उसको मैं आपको करंट से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कभी भी पुराने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, करंट अफेयर अपडेट्स या आते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी आपको दूंगा। तो जब भारत संस्कृति उत्तर प्रदेश दूंगा तो आपको भारत की संस्कृति यानी कला कैसी है, ठीक है, कौन कौन से डांस हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में, इन सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे भूगोल की। भूगोल में यानी भारत और उत्तर प्रदेश का भूगोल हमें पढ़ना है। सामान्य परिचय पहले पढ़ना है, कहाँ से किस मतलब भारत की स्थिति क्या है, किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक ये फैला है। जैसे हम पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये नॉर्थ में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में फैला हुआ है। तो इसका ओवरव्यू देंगे, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे नाम पड़ा भारत का, कैसे उसका हिंदुस्तान नाम पड़ा, कैसे जम्बू द्वीप नाम पड़ा, इन सब के बारे में आपको ओवरव्यू दिया जाएगा एक, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें भारत के भौतिक प्रदेश की, भारत के भौतिक प्रदेश में आप पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इन सब के बारे में आप जानकारी लेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे। अपवाह तंत्र में आप पढ़ेंगे भारत में जो जो नदियाँ पाई जाती हैं, भारत में जो जो अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। जैसे हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो जो हिमालयी हमारा अपवाह तंत्र है, उसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों में आपको सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 प्रमुख नदियां मिलेंगी और इनकी सहायक नदियां जो भी हमारी हैं वो उसी अपवाह तंत्र में शामिल हो जाएंगी। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी, जैसे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ऐसे जो है बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी। उनके बारे में हम बताएंगे, उन पर कौन कौन सी परियोजना पाई जाती है, कहाँ से निकलते हैं, किस किस राज्य में जाते हुए जो है कहाँ जो है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किस में जो है जाकर गिरती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में अपवाह तंत्र में दी जाएगी, ठीक है। जलवायु में आपको पूरा जो इंडियन क्लाइमेट है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे भारत में वर्षा होती है और क्या क्या कारण रहते हैं, जलवायु पूरा उसमें कवर किया जाएगा। मिट्टियाँ किस किस प्रकार की मृदाएं, आप पहले भी सॉइल साइंस में पढ़े हुए हैं, क्लाइमेट भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो सॉइल है हमारी कैसे बनती है, क्या क्या कारण है और वहाँ पर कौन कौन सी खेतियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम इसमें प्रोवाइड करवा देंगे जियोग्राफी में। इसके बाद वनस्पति की अगर बात करें, कहाँ पर कौन सा वेजिटेशन पाया जा रहा है, ठीक है, किस किस क्षेत्र में भारत में और उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है, हमें यूपी को भी फोकस करना है, तो वनस्पतियों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कहाँ कौन सी एग्रीकल्चर और पशुपालन कहाँ पर फेमस है, क्या क्या सरकार उनके लिए बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना रही है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद संसाधन यानी रिसोर्सेज की बात करेंगे, कहाँ पर कौन सा लैंड रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी में। जनजातियाँ, कौन सी जनजाति कहाँ पर फैली हुई है, ठीक है, जैसे कौन सी, जैसे सोमपेन है, ठीक है, और ये सेंटिनली है, सारी जनजातियां हमारे अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, ठीक है। गारो खासी जयंती है, सारी जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं, ठीक है। जब आप हमारा ये जनजाति वाला पोर्शन आप एक बार देख चुके होंगे तो आपको एकदम इतना ट्रिक से रटवा देंगे ना, एक एक चीज़ आपको याद रहेगी कौन सी जनजाति कहाँ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगली टॉपिक पे आएंगे तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और संस्कृति कैसी है, कृषि कहाँ कहाँ कौन कौन सी होती है, किस किस जिले में, उसके बाद उद्योग कौन से जिले के फेमस हैं, कहाँ कौन सा उद्योग जो है अधिक सक्षमता से हो रहा है। उसके अलावा व्यापार और परंपराओं के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ट्रेडिशंस में आप जानेंगे कि जैसे कौन कौन सा पहनावे के बाद में आपका जिस जिस जगह का, जिस जिस जिले का आपको कुछ भी मतलब उद्योग कौन कौन सा फेमस है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या वहाँ पर परंपराएं, ट्रेडिशंस चलते हैं, क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, किस किस डेट में मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा लास्ट हमारा जो टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की बात करें तो सामान्य परिचय
सबसे पहले आप जानेंगे क्या होता है पारिस्थितिकी और क्या होता है पर्यावरण, ठीक है, कैसे हमारा इन्वायरमेंट का ह्यूमन से रिलेशन होता है, वो इसी को पारिस्थितिकी बोला जाता है, ठीक है। या इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद उसके टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स हैं, पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी की, ठीक है। पारिस्थितिकी में हम बात क्या करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी की। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सर ये बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा, ये पोर्शन साइंस का था, इधर आ गया है। यहाँ पर जैव विविधता होगा, जैव विविधता की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की। इसके बाद हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, हॉटस्पॉट की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे हमारे वर्ल्ड में 37 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट किन्हें बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बोला जाता है, ठीक है। भारत में वो 4 हैं हमारे, जैसे सुंडा लैंड है, ठीक है, पश्चिमी घाट, ऐसे जो है हमारे 4 जो है हमारे हिमालयन रीजन है, ऐसे हमारे 4 जो है ये हमारे क्या है, हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, हाथी को बचाने के लिए जो है जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं अभी, हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, और क्या क्या उसके आता है जो हम काम कर रहे हैं, कैसे कैसे बचाना है हमें हाथी का गेस्टेशन पीरियड, इन सब के बारे में पूरी जानकारी। अभी यूपीएससी में जो है पूछ लिया था हाथी का गेस्टेशन पीरियड कितने माह का होता है, 22 माह का। तो ऐसे जो है क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कभी कभी, तो इनके बारे में आप, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, कब चला है, क्या चला है, कैसे हमको बचाना है, ठीक है, उनके और टाइगर्स के बारे में क्या जानकारी है, जो एलिफेंट के बारे में जो जानकारी है सारी आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके बाद हम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1986 में था, उसके बारे में पूरी आपको विधिवत जानकारी देंगे, कैसे काम करता है, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने काम अभी तक किए हैं, ठीक है, और कब तक की योजना है जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने की। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर उसके काम होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की आप जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो है जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जानेंगे, कैसे वियना कन्वेंशन है, ठीक है, पेरिस समझौता है, ऐसे बहुत सारे समझौते जो इंटरनेशनली हुए हैं, ठीक है, हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ऐसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि हम जो है अपना जो वैश्विक टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, इसका प्लान हमने बनाया था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका भी बाहर निकल गया था इससे, अब दोबारा सोच रहा है, जब जो है ट्रंप जी निकल गए हैं अमेरिका से, तो अब दोबारा सोच रहा है इसमें शामिल होने का। इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे हम, कैसे कैसे ये काम करता है। इसके अलावा आपको बताएंगे आर्द्र भूमियों के बारे में, इनको रामसर कन्वेंशंस भी बोला जाता है। ये हमारा रामसर कन्वेंशन हुआ था, इराक का एक जो है, ईरान का सॉरी, एक शहर है जो रामसर है, वहाँ पर इसका कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट्स बोला जाता है। जो आर्द्र भूमियाँ चुनी जाती हैं, आर्द्र भूमियाँ, ठीक है, जो पानी वाला क्षेत्र रहता है, आर्द्र भूमियाँ चुनी जाती हैं। तो भारत में इस समय इसकी संख्या जो है 42 हो गई है, ठीक है, अभी तक 27 थी, तो कैसे कैसे कौन कौन सी बढ़ी हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन आने लायक इस वजह से भी है क्योंकि ये अभी इसी साल जो है 2020 में यूपी में इसकी संख्या जो है सर्वाधिक हो गई, ठीक है, जो 42 है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस वजह से इनके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक हैं, और अभी अभी बढ़ी भी हैं, 27 से लेकर धीरे धीरे बढ़ के 42 पहुँच गया है, तो इसके बारे में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनको पूरा जो है आपको डिटेल में हम ब्रीफ अध्ययन करवाएंगे इनका, आप एकदम चिंता मत करिए, इन सब की जानकारी आपको एकदम मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।